हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है द इकोनॉमिक शो। आई होप कि हमारी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी, तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को शेयर करें फ्रेंड्स में, व्हाट्सएप ग्रुप में, और हमें कमेंट करके बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं। अब तक हमने आपसे बात करी थी इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स के ऊपर, जिसमें हमने समझा था, जाना था कि इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, इसकी डेफिनेशंस के बारे में बात करी थी। और हमने बात करी थी कि इकोनॉमिक्स का नेचर कैसा होता है, और इकोनॉमिक्स को टू पार्ट्स में डिवाइड किया था, माइक्रो एंड मैक्रो। आज हम शुरू करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के पोर्शन को। इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स में कुछ टॉपिक रह जाते हैं, जब हम माइक्रो को कवर करेंगे तो उसमें जो बचे टॉपिक्स को उसमें कवर कर लेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है नेशनल इनकम के ऊपर। आपने इसके ऊपर न्यूज में देखा होगा, न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, मिनिस्टर्स इसके बारे में बात करते हैं, रूलिंग पार्टीज के बारे में बात करती है, अपोजिशन पार्टीज के बारे में बात करती है, और इंटरनेशनली भी इसके ऊपर बहुत चर्चाएं होती हैं। जैसे जैसे हम बोलते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हिंदी में बात करूं तो सकल घरेलू उत्पाद। आज हम इसके बारे में समझेंगे। सर, इसको निकालने का क्या तरीका होता है, कहाँ से ये सोर्सेस आते हैं इसको कैलकुलेट करने के, इसके मेथड्स कौन कौन से होते हैं। तो इसके बारे में हमारी आने वाली वीडियोस इसके ऊपर होंगी, इसी के बारे में चर्चा करेंगे, मेथड्स के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम पूरा जीडीपी का पूरा ओवरव्यू करेंगे, नेशनल इनकम के बारे में समझेंगे, इसे निकालते क्यों हैं, क्या रीजन है, क्या बेनिफिट्स हैं इसके निकालने के, कौन सी इंस्टीट्यूशंस हैं, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको निकालने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई है। तो इन सब के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। मेरी वीडियो देखने वाले जरूरी नहीं कि आप एक स्टूडेंट हो सकते हैं, आप कोई भी हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकता है, कोई जॉब करने वाला हो सकता है। इस चैप्टर का रिलेशन हर एक पर्सन से है जो इंडिया में रहता है। और इसकी खास बात और एक बताऊं मैं आपको, जो यहाँ पे हम नेशनल इनकम को पढ़ रहे हैं ना, ऐसा ही सेम यूएसए में एक बैठा बच्चा पढ़ रहा होगा, और उसी चीज को चाइना में, जापान में। मतलब एक ऐसा टॉपिक है ये इससे कोई मतलब नहीं कि आप किसी भी कंट्री से हो, सेम मेथड सेम चीजें हमारे कोई भी कंट्री से हो, आप उस कंट्री में पढ़ाई जाती हैं। तो ये ऐसा हमारा चैप्टर है। मैं कहूँ पूरे इकोनॉमिक्स के एक अनोखा, एक हमारा एक ऐसा एक सब्जेक्ट है जिसे हर जगह सेम तरीके से पढ़ाया जाता है। तो बदलता है तो केवल इसके आंकड़े बदलते हैं, इसका डाटा बदलता है और कुछ नहीं बदलता। ये हमारे हमारे इकोनॉमिक्स की सब्जेक्ट की खासियत है। तो चलें शुरू करें हम अपने वीडियो को। देखो, आप एक इंसान को, पैसे वाला है, गरीब है, आप उसको कैसे बताएंगे, कैसे उसको मेजर करेंगे? उसकी नेटवर्थ पता करके कि उसकी, इस बंदे की, उस इंसान की, उस व्यक्ति की नेटवर्थ कितनी है, और तभी तो आप बता पाएंगे कि वो इंसान अमीर है या गरीब है। ऐसे ही एक देश अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, वो अमीर है या गरीब है, आप उसको कैसे बताएंगे? आप जैसे एक इंसान कमाता है, एक फैमिली कमाती है, ऐसा ही पूरा देश कमाता है। एक देश कितना कमा रहा है, कम कमा रहा है, ज्यादा कमा रहा है, तो उसका आकलन करने के लिए, उसकी डाटा को निकालने के लिए हमें कोई तरीका चाहिए। उस तरीके को हम बोलते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये क्या है? किसी भी देश की इनकम को बताने का एक जरिया है, एक तरीका है, एक मेथड है मैं कहूं तो। हाँ, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखो, कोई भी गवर्नमेंट अच्छा कर रही है या बुरा कर रही है, उसको आप कैसे मेजर करेंगे? उसने हमारी इकोनॉमिक कंडीशन को अच्छा किया या बुरा किया, तो आपको कैसे बताएंगे? तो ये एक तरीका है, एक मेथड है बताने का, कोई भी गवर्नमेंट अच्छा कर रही है या बुरा कर रही है। जैसे हम सुनते हैं ना कि इस टाइम हमारा जीडीपी रेट जो है 5.4% है। अगर 5.4% से नेक्स्ट क्वार्टरली, अगर ये जो जीडीपी कैलकुलेट होता है वो इंडिया में क्वार्टरली कैलकुलेट करते हैं। अगर नेक्स्ट क्वार्टर में अगर जीडीपी हमारा 5.4 से 6.5 चला जाएगा, तो हम बोल देंगे कि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होती जा रही है। अगर क्वार्टरली में, अगर नेक्स्ट क्वार्टरली अगर इसका 5.4 से 4.5 हो जाए, तो हम बोल देंगे कि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन खराब होती जा रही है। मतलब हमारी जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसकी गवर्नमेंट अच्छे से चीजों को मैनेज नहीं कर पा रही है। इसका मतलब तो मतलब यही हुआ ना, कम का और ज्यादा का। और मैं यहाँ पे आपसे ये पूछता हूँ, आपसे मतलब हम बात किसके बारे में करने वाले हैं कि 5.4 का मतलब क्या होता है, 5.4% का मतलब क्या होता है, ये निकल के कहाँ से आता है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसको निकालती है, डाटा का सोर्सेस क्या होता है, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में आपसे चर्चा करने वाले हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है ये हमारा। तो चलें शुरू करें। देखो, अगर मैं बात करूं पूरे वर्ल्ड में रिचेस्ट पर्सन की, तो पहले पर कौन आते हैं? इलॉन और मस्क। कौन होते हैं? इलॉन और मस्क। इनकी जो नेटवर्थ है वो है $239 बिलियन, $239 बिलियन। और इनका जो
प्रोडक्शन का काम है। क्या क्या प्रोडक्शन का काम है, कौन सी कंपनी है इनकी? टेस्ला एंड स्पेस एक्स इनकी कंपनी है, इस कंपनी के मालिक हैं। अगर मैं इसकी इंडियन रुपीस में नेट वर्थ की बात करूं तो मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं। देखो 1 बिलियन इज इक्वल टू होता है 1000 मिलियन, और 1 मिलियन इज इक्वल टू होता है 10,000, सॉरी 10 लाख। ठीक है, यहां तक समझ में आई बात। अब हमें कैलकुलेट करना है इंडियन रुपीस में। अप्रोक्स में मालूम डॉलर की वैल्यू आज की होगी, $1 लिख लेते हैं यहाँ पे। $1 इज इक्वल टू 76 रुपीज अप्रोक्स। भाई ये कम ज्यादा होती रहती है। अगर मुझे एलोन मस्क की जो टोटल नेटवर्थ है उसको कैलकुलेट करना है, 239 बिलियन, इसको पहले कन्वर्ट करते हैं हम। अगर मैं आपको चलो एक डाटा देता हूं मैं, 1 बिलियन इज इक्वल टू होता है 100 करोड़ इंटू 100 करोड़ इंटू 76। अब भाई कमेंट करके बताइएगा इनकी टोटल नेट वर्थ कितनी होगी इंडियन रुपीस में। ये आपका आपका एक तरह से होमवर्क ही समझ लो यार, होमवर्क है ये आपका। आपको बतानी है कि इनकी नेटवर्थ क्या होगी और इन तीनों के बारे में। अब दूसरे की बात कर लेते हैं हम, बर्नार्ड अर्नोल्ड एंड फैमिली। ये क्या है? ये दुनिया के दूसरे सबसे ज्यादा पैसे वाले इंसान है, रिचेस्ट पर्सन है। इनकी नेटवर्थ की बात करूं तो $199 बिलियन है। जब मैं इनके बारे में पढ़ रहा था यूट्यूब पे, मैंने इनके बारे में वीडियो देखी तो मैं शॉक्ड था। इनका बिजनेस है लग्जरियस गुड्स बनाने का, लग्जरियस गुड्स बनाने का। आप इनकी कंपनी के बारे में सर्च करोगे, इनकी कंपनी है लुइस वियर्टन, मैं शायद ढंग से प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ, लुइस वियर्टन। इनका जो सिंबल है इनकी कंपनी का तो ये है। मैंने कोशिश की है बनाने की, शायद उतने अच्छे तरीके से नहीं बना पाया, कोशिश की है भाई, इससे काम चला लो अपना। आप इसके बारे में सर्च, इस कंपनी के बारे में सर्च करिएगा और इसके प्रोडक्ट्स के बारे में सर्च करिएगा। इसके जो कंपनी के जो प्राइस होते हैं ना, आपकी सोच से जितना आप सोचा जाए उतना सोचिएगा, आपकी सोच से कहीं ज्यादा गुना उसके प्राइसेस हैं। और ऐसे लोग खरीदते भी हैं इन सब चीजों को। मेरा ये चीज बताने का ये मोटिव है कि दुनिया में ये सारी चीजें भी हैं, हमारी सोच नहीं आ सकती वहां तक लोग परचेज करते हैं, हम सोच नहीं पाते और वहां तक लोग पहुंच चुके हैं। ये मेरा मोटिव था इस चीजों को बताने का। एंड जेफ बेजोस तो आप सब लोग जानते होंगे, अमेजोन कंपनी के मालिक हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर इंडिया में ऐसा कोई व्यक्ति है जो टॉप 10 में भी आता हो? आपको ये जानकर खुशी होगी, गर्व होगा, जो वर्ल्ड के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन है उनमें 10 से हमारे हमारे इंडिया से आते हैं। सब उनको सब लोग जानते होंगे, मुकेश अंबानी जी। इनके लिए तालियां बजती रहनी चाहिए भाई, मुकेश अंबानी जी के लिए। ये गर्व है हमारे देश के। मुकेश अंबानी जो दुनिया के 10वें सबसे ज्यादा पैसे वाले रिचेस्ट पर्सन है। इनकी जो नेटवर्थ है वो $91 बिलियन है। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। अब हम समझते हैं जीडीपी का एक्चुअल मतलब क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आपसे। जीडीपी को समझने से पहले इसके बेसिक्स की बात कर लेते हैं, इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। जीडीपी को इंडिया में कैलकुलेट किया जाता है क्वार्टरली बेसिस पर, मतलब साल में 4 बार इसे कैलकुलेट किया जाता है आफ्टर 3 मंथ, और इसे एनुअली प्रेजेंट कर दिया जाता है। और कैलकुलेट करने वाली ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, जिसे जो जीडीपी को कैलकुलेट करती है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, शॉर्ट फॉर्म में CSO। और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन आती है। और इंडिया में पहली बार नेशनल इनकम कैलकुलेट किस इंसान के द्वारा की गई, किस व्यक्ति के द्वारा की गई? दादा भाई नारोजी। कौन सी ईयर में? 1876 में नेशनल इनकम कैलकुलेट की गई इंडिया में। ये थी इसकी बेसिक्स की बात। देखो अगर मुझे जीडीपी को एक सिंपल लैंग्वेज में समझाना हो, मोटे तौर पर समझाना हो, तो कुछ इस तरह से है ये। मान लो इंडिया में इंडिया में एक ही उद्योगपति है जिसका नाम है लाला रामदेव। गलत बोल देगा मैंने, लाला रामदेव यार, उन्हें लाला रामदेव ही बोलना चाहिए, क्योंकि इन्होंने बड़े बड़े उद्योगपतियों की वाट लगा रखी है भाई इस टाइम। कितने तरह के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, हर तरह हर फील्ड में आ रहे हैं भाई हमारे लाला रामदेव जी। तो मान लो रामदेव जी का प्रोडक्शन, मार्कर का प्रोडक्शन है, और ये टोटल इंडिया में 10 मार्कर ही बनाते हैं, और एक मार्कर की वैल्यू है 1000 रुपीज। तो 10 वैल्यू का मतलब होता है, यहाँ पे मेरे एग्जांपल पे इसकी एमआरपी है 1000 रुपीज, और 10 उन्होंने मार्कर बनाए। टोटल इसकी वैल्यू क्या होगी टोटल 10 मार्कर की? 10,000 रुपीज। तो मैं बोलूंगा इंडिया की जो जीडीपी है, उसकी टोटल जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इंडिया की टोटल इनकम है 10,000 रुपीज। ये हमारा जीडीपी होता है। अब इसे पूरा डिटेल में समझेंगे, जीडीपी की डेफिनेशन समझेंगे, उसे तोड़ तोड़ के समझेंगे, इसका मतलब क्या होता है जीडीपी का। तो चलें शुरू करें हम अपनी वीडियो को। वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है यार, समझेंगे एकदम सिंपल तरीके से और पूरा कंप्लीटली समझेंगे एक बार में, कोई जरूरत ही ना पड़े दोबारा
हमें इसे समझने की बिल्कुल माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएगा हमारा जीडीपी का मतलब क्या होता है। तो चलें वो हम बात करते हैं जीडीपी के बारे में, उसकी डेफिनेशन के बारे में। जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए कौन से गुड्स लिए जाते हैं, कौन से गुड्स नहीं लिए जाते। पहले हम समझते हैं जीडीपी का मतलब क्या होता है। जीडीपी का मतलब होता है किसी भी कंट्री में, किसी भी कंट्री की टेरिटरी पर, सरजमी पर कितना प्रोडक्शन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, उस गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट वैल्यू को हम बोलते हैं जीडीपी। इसे एक एग्जांपल समझते हैं। इंडिया में केवल केक मैन्युफैक्चर होता है और मैं केक का मैन्युफैक्चरर हूँ। केक को बनाने के लिए मुझे एग चाहिए, शुगर चाहिए, क्रीम चाहिए, ब्रेड चाहिए, मैं मार्केट से परचेज करके लेके आऊंगा और मेरे रॉ मटेरियल की जो वैल्यू है, जो कॉस्ट है, वो है 400 रुपये और उसको मैंने यूज करके केक बना लिया और मार्केट में सेल कर दिया और जो मेरी सेल वैल्यू है केक की वो है 500 रुपये। तो जीडीपी में कितना ऐड होगा? 500 रुपये, क्योंकि मैंने सेल कितना किया, कितना प्रोडक्शन किया केक का, 500 रुपये का, तो वो 500 रुपये जीडीपी में ऐड हो जाएगा। और जिनसे मैं जो परचेज करके लेके आया एग, शुगर और क्रीम, ब्रेड, उनके लिए वो प्रोडक्शन होगा, वो भी जीडीपी में ऐड करा देंगे। तो टोटल जीडीपी में ऐड कितना हुआ? 500 रुपये केक का और 400 रुपये जिनसे मैं परचेज करके लेके आया उनका, तो टोटल 900 रुपये। तो आपको लगता नहीं है यहाँ पे जो मेथड चल रहा है जीडीपी को कैलकुलेट करने का वो गलत है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे डबल काउंटिंग होगी। मेरे केक में 400 रुपये वो पहले से ही ऐड है भाई, वो ऐड हो गए जीडीपी में, जाके 2 बार ऐड हो गए वो। आ रही है ना मेरी बात समझ में? तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है इंटरमीडिएट गुड्स का। ये होता है जितना भी आपके जो इंटरमीडिएट गुड्स लगे आपको केक प्रोड्यूस करने में, उसको आप लेस कर देंगे तो 500 रुपए में से 400 रुपए लेस हो जाएंगे और 100 रुपए जीडीपी में ऐड हो जाएंगे। जितनी आपने वैल्यू ऐड करी उस वैल्यू एडेड को ही हम जीडीपी में ऐड करते हैं। जैसे एक कार मैन्युफैक्चरर कंपनी है, कार मैन्युफैक्चर करती है, वो 2 लाख रुपए के टायर परचेज करके लेके आती है और कार बनाती है और उस कार को मार्केट में सेल कर देती है। जो कार की जो मार्केट वैल्यू है वो 8 लाख रुपए है। तो जीडीपी में कितना ऐड होना चाहिए? कितना कार मैन्युफैक्चरर ने वैल्यू ऐड कितनी करी? 6 लाख रुपए। 8 लाख रुपए से 2 लाख रुपए जो टायर के उसे लेस कर देंगे और 6 लाख रुपए जीडीपी में ऐड कर देंगे और जो टायर वाला है वो 2 लाख रुपए जीडीपी में ऐड अपना टायर का करवा देगा। तो ये होता है इंटरमीडिएट गुड्स का कॉन्सेप्ट। और जीडीपी में जो प्रोडक्शन होता है उसमें हम देखते हैं कि प्रोडक्शन कहाँ पर हो रहा है, वो सरजमी है, जो टेरिटरी है वो कहाँ की है। अगर इंडिया की है तो इंडिया की जीडीपी में ऐड हो जाएगा। इससे कोई मतलब नहीं है जो प्रोडक्शन करने वाला है इंडिया का है या इंडिया के बाहर का है। हम इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि जेफ बेजोस आके प्रोडक्शन करते हैं या मुकेश अंबानी आते आके प्रोडक्शन करते हैं इंडिया की टेरिटरी पर। कोई भी मैन्युफैक्चर करे, इससे कोई मतलब नहीं है इंडिया का है या इंडिया के बाहर का है। अगर मुकेश अंबानी जी हमारे इंडिया के हैं, अगर वो यूएसए में आके प्रोडक्शन करते हैं, क्या वो जीडीपी में ऐड होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है। जो प्रोडक्शन है वो कहाँ हो रहा है? इंडिया में हो रहा है तो जीडीपी में ऐड हो जाएगा, और इंडिया में नहीं हो रहा तो जीडीपी में ऐड नहीं होगा। और यहाँ पे इकोनॉमिकल गुड्स एंड सर्विसेज को लिया जाता है। इकोनॉमिकल गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे स्टूडियो है, स्टूडियो में मेरे यहाँ कैमरामैन है, उनको मैं 5,000 रुपये सैलरी देता हूँ। तो अगर मैं उनको हटा के मैं खुद अपना लेक्चर रिकॉर्ड करूँ और 5,000 रुपये अपनी पॉकेट में डाल के गवर्नमेंट से बोलूँ कि भाई 5,000 रुपये का मैंने अपनी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट किया, जीडीपी में उसको भी ऐड करो, तो ये जीडीपी में ऐड नहीं होगा। जैसे मेरे यहाँ काम वाली बाई आती है, 5,000 रुपये वो उनको मैं देता हूँ, तो अगर वो उनको हटा के मैं खुद अपने घर की सफाई करूँ और 5,000 रुपये अपनी पॉकेट में डाल के बोलूँ यार ये भी मेरी सर्विसेज है, उसको भी जीडीपी में ऐड होना चाहिए, तो यहाँ पे जीडीपी में ऐड नहीं होगा। और यहाँ पे जो लेक्चर ले रहा हूँ मैं, ये मेरा प्रोफेशनल एक्टिविटी है, तो ये जीडीपी में ऐड होगा। आई बात समझ में यहाँ तक? देखो, जैसे हम अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो उसको थोड़ी ना ये बोलेंगे कि भाई मैंने 5 लाख रुपए की अपने माँ बाप की सेवा करी, उसको भी जीडीपी में ऐड करो। उसकी आप अपने जो सेवा कर रहे हो, सेवा की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो? बात आ रही है ना समझ में? तो ये इकोनॉमिकल एक्टिविटी नहीं है। तो यहाँ पे इकोनॉमिकल गुड्स एंड सर्विसेज को हम ऐड करते हैं और नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी गुड्स एंड सर्विसेज को ऐड नहीं करते। बात आ रही होगी समझ में यहाँ तक? और हम चलते हैं इसकी डेफिनेशन के पास। डेफिनेशन क्या कहती है? बड़ी औसम डेफिनेशन है यार, इसे पढ़ेंगे बड़े आराम से। क्या है? इट इज द मेजर ऑफ द मार्केट वैल्यू। क्या लिखा हुआ है पहले? मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू का मतलब होता है यहाँ पे आपकी कॉस्ट से कोई मतलब नहीं है, आपके गुड्स एंड सर्विसेज की कितनी कॉस्ट आ रही है,
इससे कोई मतलब नहीं है हमें। यहाँ पे जो मार्केट वैल्यू होगी, जो जिस पे अल्टीमेट कंज्यूमर कितने रुपए में परचेज कर रहा है, उससे मतलब है। जो उसकी मार्केट वैल्यू है उससे मतलब है ऑफ ऑल फाइनल इकोनॉमिकल गुड्स एंड सर्विसेज। भाई इकोनॉमिकल गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब तो समझ में आ गया हमें। ग्रॉस ऑफ डेप्रिसिएशन, यहाँ पे डेप्रिसिएशन को लेस नहीं करेंगे। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है जो मशीनरीज यूज हुई हैं गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में, उसकी मशीनरी की घिसावट होगी, उसका भी तो भाई कॉस्ट, मशीनरी की भी तो कॉस्ट ऐड होगी, तो यहाँ पे लेस नहीं करेंगे। विद इन आर डोमेस्टिक टेरिटरी, डोमेस्टिक टेरिटरी पे प्रोडक्शन हुआ है उससे मतलब है हमारा, किसने किया है इससे मतलब नहीं है। ये नहीं देखेंगे कि भारतीय है या भारत के बाहर का है। बिल गेट्स यहाँ पे आके प्रोडक्शन करते हैं वो भी ऐड होगा, और मुकेश अंबानी जी इंडिया में प्रोडक्शन करते हैं वो भी ऐड होगा। ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एक पीरियड ऑफ टाइम में कितना प्रोडक्शन होता है। और यहाँ पे लिखा हुआ प्रोडक्शन, यहाँ पे प्रोडक्शन से मतलब है आपके गुड्स एंड सर्विसेज आपके सेल हुए या नहीं हुए, इससे कोई मतलब नहीं है। जैसे वीट का प्रोडक्शन हुआ और आपको पता है इंडिया में कितने गेहूं खराब हो जाते हैं, तो इससे कोई मतलब नहीं है। आपका प्रोडक्शन कितना हुआ एक पीरियड ऑफ टाइम में, उसकी जो मार्केट वैल्यू है उससे मतलब है आपका सेल होता है या नहीं होता है। जैसे मैंने पूरे एक पीरियड ऑफ टाइम में 10 केक प्रोड्यूस किए और 8 मैंने सेल कर दिए और 2 मैंने सेल नहीं किए, एक को मैं खुद खा गया, तो क्या लगता है आपको कितना ऐड होना चाहिए जीडीपी में? 10 केक की मार्केट वैल्यू ऐड होनी चाहिए, 9 की होनी चाहिए, या फिर 8 की होनी चाहिए? पूरा 10 की होनी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इससे कोई मतलब नहीं। आप खुद खा लो, खुद कंज्यूम कर लो, चाहे सेल कर दो, चाहे आपका खराब हो जाए, चाहे आपका बिके नहीं। यहाँ पे हमारा मतलब है प्रोडक्शन कितना हुआ, आपका उत्पाद कितना हुआ, इससे मतलब है। इससे मतलब नहीं है कि आपका बिका या नहीं बिका, खराब हो गया, आपने खुद कंज्यूम कर लिया। समझ में आ रही होगी ना मेरी बात यहाँ तक? तो यहाँ पर यही मतलब है, आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी में कितना प्रोडक्शन होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में, उसकी मार्केट वैल्यू फाइनल इकोनॉमिकल गुड्स एंड सर्विसेज की, इसे हम बोलते हैं जीडीपी। और यहाँ पे कौन कौन सी चीज काउंट होती है और कौन सी नहीं होती, इसके बारे में बात करें। अब हम बात करेंगे कौन सी चीज इसमें काउंट नहीं होती। जीडीपी एक्सक्लूड क्या क्या करता है, इलीगल ट्रांजैक्शन, जितने भी इलीगल ट्रांजैक्शन होते हैं इंडिया में। जैसे इलीगल ट्रांजैक्शन की एग्जांपल की बात करूं तो आईपीएल पे जो सट्टे लगते हैं उनको ऐड नहीं करेंगे, जो कशिनो होता है उनको ऐड नहीं करेंगे, नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज को ऐड नहीं करेंगे। जैसे मैं सिंगिंग करूं और मैं बोलूं मेरी सिंगिंग की जो वैल्यू है, उसकी वैल्यू है 2 लाख रुपए, उसे भी जीडीपी में ऐड करो, तो ये जीडीपी में ऐड नहीं होगा, क्योंकि ये मेरी इकोनॉमिकल एक्टिविटी नहीं है। हाउस कीपिंग, मैंने अपने घर की सफाई करी और मैंने बोला कि भाई मैंने अपने घर की सफाई करी है, उसकी वैल्यू 5,000 रुपए, इसे भी जीडीपी में ऐड करो, तो जीडीपी में ऐड नहीं होगी। ट्रांसफर, जितने हमारे ट्रांसफर होते हैं बॉन्ड्स के, शेयर के, जैसे शेयर, अगर मैंने अपने शेयर ट्रांसफर कर दिए किसी और को, तो मैं यहाँ पे ये बोल दूंगा कि भाई ये भी एक इकोनॉमिकल एक्टिविटी है, ये भी मैंने प्रोड्यूस किया है, तो इसको भी जीडीपी में ऐड करो, तो जीडीपी में ऐड नहीं होगा। तो वो जैसे मेरे पास बाइक है, मैंने अपनी बाइक को रीसेल कर दिया और उस इंसान ने तीसरे को कर दिया रीसेल, और तीसरे ने चौथे को कर दिया, क्या ये जीडीपी में आना चाहिए? मैं यहाँ पे बोलूँ भाई मैंने भी प्रोडक्शन किया, मैंने भी सेल की, उसे भी जीडीपी में ऐड करो, तो जीडीपी में ऐड नहीं होगा, क्योंकि जब कंपनी ने जब मुझे सेल करी होगी बाइक मेरी, तब वो जीडीपी में ऐड कर चुका होगा पहले ही। तो यहाँ पे रीसेल वाले जो प्रोडक्ट होते हैं उनको भी जीडीपी में नहीं लिया जाता। समझ में आ रही होगी मेरी बात, क्यों नहीं लिया जाता रीसेल के प्रोडक्ट्स को? क्योंकि वो पहले ही ऐड हो चुके हैं, यहाँ पे डबल काउंटिंग हो जाएगी जीडीपी में। उम्मीद करता हूं आपको अब समझ में आ गया होगा जीडीपी होता क्या है, जीडीपी का मतलब क्या होता है, कौन से गुड्स एंड सर्विसेज लिए जाते हैं, कौन से नहीं लिए जाते। आगे हम बात करेंगे कि इंडिया जीडीपी में पूरे वर्ल्ड में कौन सी रैंक पर आता है, कौन सी पोजीशन पर आता है, और 6.4 जीडीपी परसेंट जीडीपी लिखा हुआ था, इसका मतलब क्या होता है, ये कैसे कैलकुलेट होता है, इन सब के बारे में बात करेंगे। एनएनपी के बारे में बात करेंगे, बहुत सारी बात करेंगे, बहुत चर्चाएं करेंगे, ऐसे ही बड़ी प्रैक्टिकल वे में, और बड़े ही एक एक शब्द को समझेंगे, उसका मतलब समझेंगे। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। हमारी वीडियोस आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।